नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वहां पर राजनीतिक दलों की ओर से पेश किए गए घोषणा पत्र की। तो तीन बड़े गठबंधन जो वहां पर नजर आ रहे हैं, उन तीनों की ओर से ही अपने अपने चुनावी वादे को लेकर जो घोषणा पत्र है वो जारी हो चुके हैं। और इन चुनावी वादों में क्या प्रमुख मुद्दे हैं और वो बिहार के साथ कैसे तालमेल बिठाते हुए नजर आ रहे हैं, और इन वादों को लेकर जनता से दूरी या नजदीकी किस तरीके से दलों की नजर आ रही है। और जब इन चुनावी वादों पर हम चर्चा करेंगे तो ये भी समझेंगे कि असल में बिहार में पिछले कुछ दशकों में इन वादों को लेकर तस्वीर क्या रही है, और अब ये चुनावी वादे जमीन पर कितने आसान या मुश्किल राहों से गुजरेंगे जिस भी दल या गठबंधन की सरकार बनती है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, डायरेक्टर हैं CSDS से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीश उपासने साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका स्वागत है। शुरुआत मैं संजय जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग लगातार कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। इस बार का जो बिहार का चुनाव दिख रहा है, और जब हम घोषणा पत्र कहें, संकल्प पत्र कहें, या कुछ और नाम दे चुनावी राजनीतिक दलों की ओर से जो चुनावी वादे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे आप तकरीबन सभी गठबंधन या बड़े दलों में नजर आ रहे हैं, और वो बिहार की जमीनी हकीकत से कितने पास में या कितनी वास्तविक स्थिति को दिखाते हैं? देखिए, एक मुद्दा तो ऐसा है जो ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल करीब दिखाई पड़ता है और वो है बेरोज़गारी का मुद्दा। बेरोज़गारी के मुद्दे पर सभी पार्टियाँ कमोबेश कोई दबे स्वर में और कुछ मुखर होकर के बात कर रही हैं। अगर आप बिहार के हालात देखें, कोरोना के पहले, कोरोना के बाद, पिछले 10 साल, 15 साल, तो बेरोज़गारी की बड़ी समस्या है युवाओं के बीच में। जो पढ़े-लिखे युवा हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इस बात का ज़िक्र जब मैनिफेस्टो में होता है तो ये तो ज़रूर लगता है कि ज़मीन से जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो चर्चा ज़्यादा हो रही है, वो 2 बातों पर हो रही है। ख़ासकर आरजेडी ने एक प्रॉमिस जो किया है कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख रोज़गार दे देंगे। तो इस तरह के जो प्रॉमिस हैं, वो लोगों को थोड़े अतिशयोक्ति लगते हैं कि क्या इस तरह के प्रॉमिसेस सचमुच पार्टियाँ कर पाएँगी? हम्म। और अगर बीजेपी का घोषणा पत्र देखें, उन्होंने तो बिहार के सारे लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देने का वादा कर लिया। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो एक तरह से जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उसके भटकाने का काम करती हैं। अब ये वैक्सीन की बात है, बिहार में लोगों को वैक्सीन दे दिया जाएगा। तो इससे जो ज़मीन पर जो असल मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी से संबंधित मुद्दे हैं, उनसे नज़र हट जाती है। तो मैनिफेस्टो में काफ़ी कुछ थोड़ी आर्टिफ़िशियल चीज़ें रहती हैं, हम्म। जो ज़मीनी हकीकत से थोड़ी-सी दूर दिखाई पड़ती हैं, और इसी के लिए चुनाव में हमेशा कहता हूँ 2 लेवल पे लड़े जाते हैं। मैनिफेस्टो में एक तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब आप अलग-अलग कंस्टिट्यूएंसी में जाएँ, तो वहाँ मुद्दे कुछ अलग होते हैं लोगों के। ओके। रामकृपाल सर, मैं जो पहला मुद्दा मैं कहूँ कि बेरोजगारी या युवा को लेकर नौकरियों की आस, ये शायद ऐसा लग रहा है कि कमोबेश तीनों ही जो घटक हैं, तीनों ही जो गठबंधन हैं, या जो तकरीबन जो बड़े दल वहाँ दिख रहे हैं, उन सबके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में नजर आ रहा है। और बिहार में जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं, इसी साल CMI का आंकड़ा है अप्रैल 2020 का, जहां पर यह था कि करीब 46% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो कि बहुत ज़्यादा है। और टॉप 5 ऐसे जो बड़े राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्द नज़र आ रही है, उनमें से बिहार एक है। शायद यही वजह है कि कोई दल ये कह रहा है कि पहली कैबिनेट में हम इतने लाख नौकरी देंगे, या कोई भी दल नौकरी या युवाओं को लेकर अपने संकल्प पत्र में उसका जिक्र न करे, ये रिस्क नहीं ले पा रहा है। लेकिन सवाल ये कि बिहार की जो स्थिति है, ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट का मसला वाकई कितना गंभीर, और किस तरीके से दल उसको लेकर अब तक सीरियस रहे हैं, अगर हम पिछले 3-4 दशकों की बात करें, और भविष्य का रोड मैप अगर इन घोषणाओं के नजरिए से देखें तो कितना यथार्थवादी है? देखिए, अभी संजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कुछ
घोषणा पत्र जो है, ये अगर मैं कहूं कि सरकारें बनती किस लिए है, सरकार बनने का मतलब ही यही होता है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इसके लिए काम करेंगे। जितना मिल चुका है उसके आगे नई संभावनाएं तलाशेंगे और सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, गांव से लेकर शहर तक के खुशहाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। ये तो सरकार का मूलभूत काम होता है। कोई भी पार्टी हो वो बनेगी तो यही उसको यही करना है। और किस लिए जनता चुनती है? भजन करने के लिए तो चुनती नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कुछ तात्कालिक मुद्दे जो कि बेसिकली रोजगार देना, ये सब सारी चीजें, मैं आपको खाली याद दिला दूं, मैं बहुत छोटा था बचपन में, ये 60-62 की बात बता रहा हूं। जनसंघ पार्टी का तब हर घर पर नारा लिखा रहता था, मुझे आज भी याद है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। वहां से लेकर के जो सीपीएम का नारा होता था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, जैसे भी है, हसिया हसिया हथौड़ा। तो ये बेसिकली रोजगार देना तो सबका होता है। और जैसा कि संजय जी कह रहे थे, जो तेजस्वी ने घोषणा की है, वो आरजेडी का जो है कि 10 लाख नौकरियां अचानक दे देंगे, मैं नहीं समझता हूं कि वो आज की तारीख में संभव है। थी कोई अगर होती तो मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी हो जो आज सरकार में जो इलेक्शन लड़ने जा रही है, वो सबसे पहले दौड़ के यह काम करती है। अगर यह संभव होता तो फिर भी अच्छी बात है। हमेशा राजनीतिक जो होता है वो एक ख्वाब दिखाता है। और ईमानदारी की बात बताऊं आपको, चुनाव घोषणा पत्र पे लड़े ही नहीं जाते। आप चाहे लोकसभा का पिछला इलेक्शन देख लीजिए, किसी ने कहा हम इतने हजार रुपए देंगे, किसी ने कहा हम इतने लाख रुपए महीने उसको साल भर में दे देंगे। जनता इतनी समझदार हो चुकी है, वो जानती है कि इसमें हकीकत क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना जॉब है। ये बहुत आज की तारीख में 60% युवा है, शिक्षित है, जो शिक्षित नहीं है। अच्छा, बिहार में एक दूसरा याद आ गया, संकट सबसे बड़ा शिक्षित रोजगारों बेरोजगारों का नहीं है, उनका तो है ही। जो लोग ये महामारी में वापस गए हैं, आज उसमें से कितने वापस लौटे हैं, कितने नहीं लौटे हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि कैजुअल लेबर होते हैं, जो जाते हैं जैसे ये फसल काटने के लिए बढ़ई के रूप में, फलाना रूप में, मजदूर वर्ग जो है, वो मजदूर वर्ग बिहार में लौटा है। तो इसलिए इस बार के घोषणा पत्र पर उतना नहीं होता। बिल्कुल बदली हुई परिस्थितियां हैं। और बिहार को मैंने देखा है, जेपी मूवमेंट से लेकर आज तक बिहार में क्षेत्रीय इश्यूज भी होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं। और वो और उस पर वो आंकते हैं कहाँ है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा घोषणा पत्र में क्या कहा गया है, इस पर मुझे लगता है इसको कोई मुद्दा बहुत नहीं बनेगा। जगदीश सर, क्योंकि हम पहले अगर शिक्षा और रोजगार को देख रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि हर पार्टी के घोषणा पत्र में या उनकी चुनावी रैलियों में इसका जिक्र भी हो रहा है बार बार। अस्थायी नौकरियों से स्थायी नौकरियों का वादा हो रहा है। जो अब तक आंकड़े बताए जा रहे हैं कि करीब 22% रिक्त पद हैं अलग अलग, अगर सरकारी विभागों को देखें उसको भरने की बात हो रही है। 100 दिन की बात कोई कर रहा है, कोई 500 दिन में बात कर रहा है। ये जो मुद्दा है, ये क्या वाकई लोग कहते हैं कि इसे कनेक्ट बढ़ रहा है, युवाओं के साथ पार्टियां खुद को जोड़ने के लिए इस मुद्दों को आगे बढ़ा रही हैं, इसमें वो कितना सक्सेस हो रही हैं या ये कितना रिस्की है? मेरा ख्याल से ये रिस्की ज्यादा है, क्योंकि ये महागठबंधन की तरफ से ही इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। रोजगार का मसला तेजस्वी अपनी हर सभा में उठाते हैं और स्वाभाविक रूप से उनकी सभाओं में युवाओं की संख्या को देखकर ही ये मसला उठाया जाता है। लेकिन वो इतना आसान काम नहीं है। देखिए, अगर आप आरजेडी के 15 साल को देखें, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के, तो नीतीश बाबू ने ठीक बोला कि 90,000 नौकरियों से अधिक नौकरियां, सरकारी नौकरियां युवाओं को नहीं दी गई। और नीतीश या एनडीए के कार्यकाल को ही देखें तो 5-6 लाख तो शिक्षकों को ही उन्होंने स्थायी कर दिया और उनको वेतन बढ़ा दिया। अभी भी वो 19 लाख नौकरियों का जो वादा एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में किया है, उसमें से सिर्फ 4 लाख सरकारी क्षेत्र की नौकरियां हैं, 3 लाख शिक्षकों की है और 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र की हैं। बाकी वो जो आईटी हब डेवलप करने की बात, इसीलिए वित्त मंत्री सीतारमन वहां गई थी और ये बताने के लिए गई थी कि एक बड़ा आईटी हब बिहार में निर्माण किया जा रहा है,
जहां नौकरियां क्रिएट की जाएंगी। ये ठीक बात है कि आज बड़ी संख्या में पलायन करके जो स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाफ स्किल्ड मजदूर बिहार में पहुंचा है, दरअसल सभाओं में उपस्थिति उनकी ज्यादा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री ने और उन सबके लिए प्रधानमंत्री के नाम पर 3 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक स्किल योजना भी चल रही है और जिसके लिए बड़ी मात्रा में केंद्र ने फंड दिया हुआ है। अब वो नीचे के लेवल पर वो पहुंचे और वो स्किल वहां मिले, मजदूर अपनी गांव में ही काम कर सके। आत्मनिर्भर भारत का तो सारा और लक्ष्य ही यही है कि लोग अपने अपनी अपनी जगहों पर और स्वतः काम करें, जो पुश्तैनी पेशे हैं। और जिस सरकारी नौकरियों की हम बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए शिक्षण चाहिए। बिहार में हायर एजुकेशन में जाने वाले युवाओं का जो परसेंटेज है, वो 13%, सवा 13% के आसपास है। उससे एनरोलमेंट जो ज्यादा युवा बिल्कुल। वहाँ एनरोलमेंट है। हम्म। तो आप वो सरकारी नौकरियां 10 लाख कहाँ से, किसको देंगे आप 10 लाख नौकरियां? तो इस तरह की जुमलेबाजी। और अगर मैं एनडीए के रिपोर्ट कार्ड को ही देखें, मैं समझता हूँ कि एनडीए के नेताओं को अपने रिपोर्ट कार्ड पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट का काम बिहार में बहुत हुआ है, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत हुआ है, सड़कों के मामले में बहुत काम हुआ है। खास तौर पे महिलाओं की, आप शिक्षा की बात आप कर रहे थे कविंद्र जी। देखिए बिहार में आज 50% के आसपास एनरोलमेंट है लड़कियों का स्कूलों में और कॉलेजेस में। ये कम बड़ी बात नहीं है। और सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या एकदम से बढ़ गई है। पुलिस में नीतीश बाबू किसी सभा में उसका जिक्र भी कर रहे थे कि जब किसी चौराहे पर किसी महिला और ट्रैफिक कर्मी को मैं देखता हूं तो मन खुश होता है। तो ये एक बड़ा प्लैंक है। 60% महिलाओं ने पिछली बार मतदान किया था। महिला वोटर बिहार में बड़ी मात्रा में बड़े उत्साह से वोट करती हैं। जी जी। और शराबबंदी जैसा काम नीतीश बाबू ने किया, उसका सीधा लाभ महिलाओं को मिला है। तो महिलाओं की शिक्षा के मामले में नीतीश सरकार ने बहुत काम किया। मैं समझता हूं कि ये मुद्दे उनको सभाओं में अपनी ज्यादा रखने चाहिए, बनिस्बत इस बात के कि वो महागठबंधन ने जो रोजगार का मुद्दा और मेन अपना प्लैंक बना के रखा हुआ है, उस पर ज्यादा जोर देने की बजाय उनको जो उन्होंने किया है उस पर जोर देना चाहिए। रामकृपाल जी, एक चीज़ और कि जब युवाओं के रोजगार का मसला आया और आरजेडी की ओर से जब बात ये आई कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और पहली कैबिनेट में इतनी ज़्यादा नौकरियों की भर्ती कर दी जाएगी, और जेडीयू के ओर से जब इसको लेकर फंड की बात आई, और उसके बाद बीजेपी की ओर से 19 लाख नौकरियों का वादा, कहीं इस पे जो जेडीयू की रणनीति है युवाओं को लेकर या नौकरी के मुद्दे पर, वो थोड़ा सा विरोधाभासी रही या नजर आई है, और उसका शायद एडवांटेज मैं कहूं कि ये आरजेडी की ओर से लेने की कोशिश। निश्चित तौर पर देखिए, कोशिश तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये सब कुछ चीजें थोड़ी सी हाइपरबोलिक होती हैं। और मैं बता दूं आपको, बिहार में चाहे एक तो आंकड़े जीडीपी के और विकास की दर भी संजय जी और ये लोग बखूबी जानते हैं, उसमें भी बिहार ने प्रगति की है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए 15 साल का जो एक लगातार शासन रहा है ना, हमेशा एक समझिए कि आप अच्छा कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छे की एक महत्वाकांक्षा जगती ही है। मैंने खुद बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखे हैं, सारी चीजें। एक तो एक बात कह रहा हूं कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा एक जमाने में तमाम जिस तरह के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी आपके ईपीडब्ल्यू और ये सारी मैगजीनें सबसे ज्यादा बिहार में पढ़ी जाती थी। बिहार का जो यूथ है मोटे मोटे तौर पर, वो अगर आप कोई बड़ा सब्ज बाग दिखा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इसके चलते वो बिल्कुल वोट दे देगा, ऐसा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए बिहार में क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, और ये क्षेत्रीय मुद्दे सिर्फ बिहार के नहीं है, पूरे देश के हैं। अगर शिक्षित बेरोजगार का मुद्दा है या अर्ध शिक्षित अशिक्षित कामगारों का है, पूरे देश में ये मुद्दा है। इससे अलग हट करके अगर कोई बात ये होती है, जैसा हमारे अभी कह रहे थे कि अगर इस पैमाने पर देखा जाए कि 15 साल लालू प्रसाद यादव के, 15 साल नीतीश कुमार के, तो ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे काम हुए हैं, ये अलग बात है। तो उतनी ही महत्वाकांक्षा आगे बढ़ी है। देखिए लड़कियों को साइकिल देना, एक जमाना ये था कि आप जानते हैं बिहार की सड़कें कैसी थी। महिलाएं छोड़िए, पुरुष जो है शाम को
10 बजे या 8 बजे रात के बाद से कोई निकल नहीं सकता था सड़कों पर। आज जो मैं सुनता भी हूँ और मैं गया भी था, देखा है मैंने कि लेट नाइट भी लोग टहल रहे हैं। कम से कम वो सब, एक तो कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। और मैं बता दूं, किसी भी राज्य में कम से कम हम जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में, ये कानून और व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। ठीक है, क्योंकि 15 साल ये रहे हैं, अब जिसकी उम्र 18 साल 20 साल की हो गई होगी, उसको नहीं पता होगा कि पुराना दौर कैसा था। हो सकता है कि उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हों और लग रहा हो तो नतीजे कुछ भी आए, लेकिन निश्चित तौर पर लालू के 15 साल और नीतीश के 15 साल में अगर देखेंगे तो नीतीश ने एक बुनियादी वो सारा काम किया है जो दिखाई कम पड़ता है। जैसे 2019 में मोदी जी ने क्या हुआ कि लोग मजाक उड़ाते रहे, कहाँ बना है शौचालय, कहाँ बना है शौचालय, कहाँ सिलेंडर गया है, कहाँ बिजली गई है, आप करते रहे। और पता चला कि जब 2019 में आया तो उससे भी ज्यादा बढ़ के आ गया। कारण यह होता है कि एक जो हाशिए का व्यक्ति है वो अखबार पढ़ करके माहौल नहीं बनाता। तो देखिए, आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, और वो बदलाव क्या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जो गुस्सा है 15 साल का, उसको रोक पाएगा? ये तो देखिए वक्त बताएगा। ये यही इसमें बड़ा कोई है। दो राय लेकिन नहीं है। जो बात राघुपाल जी कर रहे हैं संजय जी, मैं स्वास्थ्य अगर सेक्टर की बात करूं, और फ्री वैक्सीन का जिक्र आपने किया, वादा हुआ, लेकिन क्या स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर जो ज़रूरत या जो नीड वोटर को चाहिए या वोटर महसूस करता है, वो कहीं दिख रहा है संकल्प या घोषणा पत्रों में, या फिर वो चीज़ें ज़्यादा हैं जो कि सिर्फ अट्रैक्ट कर सकती हैं? क्योंकि स्वास्थ्य इंडिकेटर भी अगर बिहार के नज़रिए से देखें तो हालत बहुत ज़्यादा खराब नज़र आती है। स्वास्थ्य इंडिकेटर के नजरिए से ही नहीं, अगर एक आम, मैं तो कहता हूँ आंकड़ों को छोड़िए, और अगर आप बिहार में, पटना में और जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ के सरकारी अस्पतालों में जाइए, और जब उनकी हालत देखेंगे, जिसकी पोल तो खुल गई कोरोना के समय में, जब मरीज इन अस्पतालों में जा रहे थे इलाज के लिए, तो क्या स्थिति है। जब बारिश होती है तो आईसीयू तक में पानी घुस जाता है। बात ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था सचमुच बहुत चरमराई हुई है बिहार में। मुझे लगता है कि पार्टियों के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था को, जो एक बुनियादी जरूरत है व्यक्ति की, बिल्कुल। तो उसको उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन इन चीजों पर जिक्र मैनिफेस्टोज में काफी कम दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। मुझे तो लगता है कि बहुत बुनियादी चीजों पर मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि हम एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारेंगे, क्या रोड मैप होगा 5 साल के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, क्या रोड मैप होगा, बिजली के लिए, पानी के लिए। तो ये बुनियादी सुविधाओं पर बारीकी से मैनिफेस्टोज में इसका जिक्र होना चाहिए, और इसका एक रोड मैप भी देना चाहिए, बजाय कि आपने एक लाइन में कह दिया कि हम बिहार के सारे लोगों को वैक्सीन प्रदान करेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैनिफेस्टोज का जो फोकस है, अगर आप इस ओर ले जाएंगे, जो बुनियादी चीजें हैं उसको कैसे प्रदान किया जाए, तो शायद मैनिफेस्टो का महत्व भी बढ़ेगा, लोग इसको पढ़ेंगे, वोटर इस पर ध्यान देंगे, और शायद मैनिफेस्टो का चुनावी माहौल में, चुनावी दंगल में कुछ महत्व बढ़ेगा। वैसे आज तो मैनिफेस्टो बिल्कुल, मतलब वो, मैं ये कहूँ कि शेल्फ पे रखने वाली भी चीज नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप पार्टियों के दफ्तरों में जाएं और कहें कि 1998 या 1999 के लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो अगर हमें दे सकते हैं, शायद ही पार्टियों के दफ्तर में आपको मैनिफेस्टो मिले। ये बात दर्शाता है अपने आप में कि पार्टियां खुद मैनिफेस्टोज को कितना महत्व देती हैं। जगदीश सर, क्या बिहार में, जैसे संजय जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बेसिक नीड है, चाहे वो इस 15 साल की बात करें, उससे पहले के 15 साल की बात करें, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके बारे में वो विस्तृत रोड मैप या वो जो जिज्ञासा एक वोटर के मन में होनी चाहिए, पार्टियों के नज़रिए से उसका समावेशन, मैं कहूँ कि घोषणा पत्र में होना चाहिए था। दोनों ही जगह ये लैक करता है, और इसीलिए घोषणा पत्रों में या संकल्प पत्रों में उन चीज़ों का जिक्र कम, और जो औपचारिकता है वो कहीं ज़्यादा है, या इसके उलट है? देखिए, इसका दोष हम पार्टियों को नहीं दे सकते हैं। देखिए, ये घोषणा पत्रों की जब बात हो रही है तो ये एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी है। अगर कोई दूसरा आपका विपक्षी बड़ी घोषणा कर रहा है, बड़ा वादा कर रहा है, तो आपको उससे बड़ा वादा करना पड़ता है।
अगर नहीं करेंगे तो चूंकि आप सभाओं में जाते हैं और सभाओं में हर तरह के लोग हैं, बहुत आम आदमी वहां होता है जो हम्म। आप जिसको अपील करते हैं। हमने देखा है कि चुनाव में किसी किसी सीट पर एक अच्छा जीतता हुआ प्रत्याशी एक दिन में चुनाव हार जाता है, अगला एक दिन में जीत हारता हुआ एक दिन में चुनाव जीत जाता है। तो ये बातें क्यों होती है? ये बातें इसलिए होती है कि फेंस सीटर मतदाता बड़ी संख्या में होता है हर चुनाव में, और बिहार जैसे राज्य में वो हमेशा से रहा है। मैं समझता हूँ कि घोषणा पत्रों को पार्टियों ने, ये पहली बार भारत में हुआ है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद भाजपा ने अपना संकल्प पत्र किया और बताया, उनको राज्य सरकारों को ये ताकीद दी गई कि भाई वो ये बताए कि जो संकल्प पत्र उन्होंने चुनाव के समय किया था उसमें से कितने वादे पूरे किए। कम से कम केंद्र सरकार तो उस बात को बताती ही है। दूसरी बात, जो कुछ भाजपा सरकारों ने भी इसका प्रैक्टिस की है, ये हम्म। की जानी चाहिए। लेकिन ये हेल्थ के मुद्दे, एजुकेशन के मुद्दे, ऐसे मुद्दे होते नहीं हैं जिस पर लोग आपको वोट डालें। आप कहेंगे कि जी पटना के अस्पताल में पानी भर जाता है, हम अगली बार से बहुत शानदार और एम्स जैसा वहां अस्पताल बना देंगे, तो आपको कोई वोट नहीं देने वाला, क्योंकि उसको उससे अधिक लुभावना नारा, लुभावना वादा उसके सामने होता है। तो चुनाव में ये पार्टियों की बहुत बार मजबूरी भी होती है, और मैं समझता हूँ कि पार्टियों को जो गंभीर मतदाता है, जो कि जिसका सय होता है और जो समझता है कि हाँ, ये पार्टी जो बात बोल रही है ये बदल सकती है, इसमें गंभीरता है, तो उनके लिए भी इस तरह का संकल्प पत्र ज़रूर बनाना चाहिए। उनमें ये मुद्दे ज़रूर डाले जा सकते हैं। पार्टियां अलग-अलग फोरम पर अपना अभियान चलाती हैं, प्रचार अभियान चलाती हैं, छोटी गोष्ठियां करती हैं, बड़ी गोष्ठियां करती हैं, और अब तो आजकल तो सब ऑनलाइन है, जी। वर्चुअल हो रहा है, अलग-अलग सेगमेंट में हो रहा है, पढ़े लिखों में, प्रोफेशनल्स में, व्यापारियों में, सभी जगह हो रहा है, सब वर्गों में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो सत्तारूढ़ दल है उसको इसकी शुरुआत करनी चाहिए, और उसके कारण दूसरे जो दल हैं, जो उसको चुनौती देने वाले दल हैं, वो इसको फॉलो करेंगे। रामकृपाल सर, क्योंकि जब हम देखते हैं कि विस्तृत जो अब तक के बिहार के चुनाव के आंकड़े हैं या फिर जो चुनावी राजनीति बिहार में रही है वो बहुत अलग तरीके से रही है, लेकिन जब घोषणा पत्र में किए वादों की बात करते हैं और जब बिहार जैसे राज्य में दलों के बीच गठबंधन के साथ चुनावी लड़ाई हो तो उसमें अपने वादों से मुकरना आसान भी होता है कि भाई गठबंधन है, अब दूसरा तैयार नहीं तो एक हम कॉमन मिनिमम एजेंडा रखेंगे और उसको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, अभी जगदीश जी ने भी जो बात कही और संजय जी ने जो ये कहा था कि देखिए घोषणा पत्र कुल मिला करके ये हो गया है कि भाई वादा ही करना है और बाकी चीजें देखा जाएगा बाद में, तो हम उससे बड़ा वादा क्यों ना कर लें। तो घोषणा पत्र अगर सचमुच ये जिसको संकल्प पत्र बीजेपी ने कहा वाकई अगर ये कहीं से प्रेशर बने कि आप मिनिमम वादा कीजिए, जिस तरह से एक बजट पेश किया जाता है, आप बजट पेश करते हैं तो आप बताइए ना 5 साल का खाका दीजिए कि इतना हमारा प्रपोज है, ये इनकम होगी और हम ये खर्च करेंगे, इस मद में ये देंगे। बिल्कुल। अगर आपको स्वास्थ्य है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आप जो सही कह रहे थे। फिर उसमें होगा क्या कि गठबंधन सरकारें बनेंगी, क्या करें, हमारी मजबूरी है, गठबंधन की मजबूरी है, तो इस तरह से करके होता है। मूल रूप से देखिए बिहार की जो है, बिहार में आज की तारीख में वो 3 ताकतें हैं, वो चाहे आप आरजेडी कहिए, जेडीयू कहिए और बीजेपी। इसमें से देखिए जब भी दो कोई मिल जाती है तो वो बाजी मार ले जाता है। अब कभी अलग हो जाए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो 3 ताकतें हैं, गणित बहुत साफ है, उसमें से जब भी 2 ताकतें मिलती हैं उनको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहे जितने बड़े वादे कर लें तो, लेकिन चूंकि एक रस्म अदायगी है, जैसे आप कहते हैं ना किसी भी जो कर्मकांड या शादी समारोह जैसे भी होता है उसके कुछ रस्में होती हैं, तो घोषणा पत्र भी एक रस्म ही है। रही बात, मैं फिर ये बताता हूँ, ओके बिहार सर। में कई चीजें चलती हैं और नतीजे घोषणा पत्र पर नहीं आएंगे, नतीजे और कई कारणों से और भी मुद्दों से आएंगे। संजय जी, बिहार क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा जागृत मतदाता माना जाता है बिहार का, और सबसे ज़्यादा चर्चाएं या मैं कहूँ कि मुद्दों को लेकर विश्लेषण भी होता है बिहार के मतदाताओं के बीच में। घोषणा पत्र क्या वाकई कम पॉपुलर है या उतना सेंसिटिव नहीं रहा या रहता है बिहार के मतदाताओं के लिए? बहुत संक्षेप में सर। किसी भी स्टेट के मतदाता के लिए घोषणा पत्र का कोई खास महत्व नहीं है। चाहे ये बिहार के मतदाता की बात करें, यूपी के मतदाता की बात करें,
वोटर लोकल मुद्दों को देखकर वोट देते हैं, न कि घोषणा पत्र में लिखे हुए बातों को देख के। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ। बिहार चुनाव और राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी वादे हैं, घोषणा पत्र या संकल्प पत्र हैं, उस पर क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, और जो कहा गया है वो कितने गंभीर है उसे लेकर उसे समझाने और अपने विचार रखने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।